नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। विजन आईएएस का डेली करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है। आज 7 जनवरी का आप करंट अफेयर देखेंगे। इसमें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अपने किसी एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जी हाँ पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। 30 मिनट के आसपास ये वीडियो रहेगा, ओके। आइए पहला न्यूज देखते हैं हम लोग। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने एक नोटिफाइड किया क्या, इन्वायरमेंट रिलीफ फंड अमेंडमेंट स्कीम 2024, ठीक है। तो ये फंड पहले ही आ चुका लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। इन्वायरमेंट फंड रिलीफ है क्या। रिलीफ फंड एक स्कीम है जो कि विक्टिम्स ऑफ जो एक्सीडेंट इन्वॉल्व जो हजार्डस सब्सटेंस जो क्या कहते हैं, जैसे फैक्ट्री में काम करते हैं लोग, जो बहुत केमिकल फैक्ट्री में या फिर कोई कुछ दिक्कत आता है, जो इसके विक्टिम्स होते हैं। जैसे भोपाल गैस वाला नहीं होता, ट्रेजिडी हुआ था। और इस टाइप टाइप के लोगों को एक मतलब कि इमरजेंसी में सोल्यूशन के लिए है कि आप इनको पैसा दीजिए, जल्दी से कुछ यूज कर सके ये लोग। इसलिए बनाया गया था इन्वायरमेंट रिलीफ, तो जल्दी रिलीफ देने के लिए था ये स्कीम। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट जो है 1991 इसके तहत बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2008 में, ठीक है। तो कौन सा एक्ट था ये? पीएलआई एक्ट, पीएलआई एक्ट कर सकते हैं। पीएलआई एक्ट 1991 के तहत 2008 में इन्वायरमेंट रिलीफ फंड आया था। इसमें मेन क्या किया गया, एक क्या कहते हैं कि मेन अमेंडमेंट क्या जो आपको जानना चाहिए। इसका जो फंड मैनेजर है, मतलब इस पैसे का जो यूज किया जाता था, पहले कौन यूज करता था? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। एक एज ए फंड मैनेजर के रूप में काम करता था पहले, लेकिन अब से ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगा, बस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीपी करेगा, जो कि 1 जनवरी 2025 से क्या कहते हैं लागू होगा, इफेक्ट होगा। ये फंड मैनेजर बाकी बात कर रहा है कैसे पैसों का यूज होना, तो मैंने अमेंडमेंट बता दिया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं जो कि मैं आपको बताऊं। एक चीज और यहाँ जान लीजिए, द अकाउंट्स ऑफ द रिलीफ फंड, मतलब जो फंड इसका ऑडिशन कौन करेगा, मतलब ऑडिट कौन करेगा इसको? कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटर करेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। जिसके द्वारा किसके द्वारा अप्रूव होगा वो पैनल? सीएजी के द्वारा, ठीक है। पीएलआई देख लीजिए। इट्स जो रूल्स 2024 के तहत इट प्रोवाइड्स यूटिलाइजेशन ऑफ ईआरएफ इमरजेंसी रिलीफ फंड टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल डैमेज रिस्टोरेशन के लिए, जो कि पर्यावरण में जो कोई डैमेज हो रहा है उसको रिस्टोरेशन के लिए ये यूज किया जाएगा। इंक्रीजेस इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज लिमिट 250 करोड़ फॉर सिंगल इंसिडेंट एंड 500 करोड़ फॉर मल्टीपल एक्सीडेंट्स। तो आप ये देख लिया, इंश्योरेंस कवर देने की बात हो रही है। पीएम मोदी ने हाईलाइट किया है ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। ओएनडीसी है क्या? मेनली मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कोई एक वेबसाइट आपने खोला, ओएनडीसी की वेबसाइट खोला। इस पे आप जो मल्टीपल जो आपके ई कॉमर्स वाले हैं सब यहीं पे, मान लो आपको जूता खरीदना रिबॉक का, अब वो रिबॉक आपको अमेजोन पे कितने मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे कितने मिल रहा है, मिंत्रा पे कितने मिल रहा है, तो आपको यहीं पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, एक मतलब आपको ये जो एक नहीं पता चलता कि किसी एक सामान का, कोई एक सामान फ्लिपकार्ट पे महंगा मिल रहा है लेकिन उसका कहीं और सस्ता मिल रहा है, तो आप उसको चूज कर सकते हो। तो एक न्यूट्रलिटी दिखेगी अक्रॉस द क्या कहते हैं ई कॉमर्स जो एप्स है, ठीक है, ई कॉमर्स कंपनियां उनके में। तो ये इसको जो है पीएम मोदी ने इसको हाईलाइट किया कि कितना बढ़िया से काम हो रहा है। तो ओएनडीसी अ पब्लिक ऑनलाइन नेटवर्क फॉर मर्चेंट्स एंड कस्टमर अलाउज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू इंटरकनेक्ट एंड इंटर ऑपरेट। समझ गए? यही है। ये किसके अंदर आता है? डीपीआईटी के अंदर में आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में है। ये 2022 में लॉन्च हुआ था, स्टेब्लिश हुआ था एज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी सेक्शन 8। जो कंपनी एक्ट 2013 है, इसका सेक्शन 8 है। तो इस सेक्शन 8 के तहत जो भी कौन सी कंपनी आती है जो नॉन प्रॉफिट होती है। तो आप एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो नॉन प्रॉफिट कंपनियां होती है इसका क्या मतलब है कि जो कंपनी क्या कोई पैसा नहीं लेगी, फ्री में काम करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो पैसा तो लेगी, लेकिन वो पैसा उसी में अपने क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में प्लस उसी को और आगे बढ़ाने में क्या कहते हैं योगदान देगा अपना। मतलब वो कोई उससे प्रॉफिट नहीं ले रहा, उससे कोई अपनी सैलरी ये लोग नहीं ड्रॉन कर रहे हैं, ठीक है। इनको सैलरी कोई और दे रहा है, किसी और तरीके से मिल रहा है इन लोग को। ओएनडीसी का किस लिए था? टू डेमोक्रेटाइज द इंडियन ई कॉमर्स स्पेस, ठीक है।
कैसे डेमोक्रेटाइज, अब समझ गए। ओएनजीसी क्या है? ओपन सोर्स मेथड है एंड प्रोटोकॉल्स इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर सेलर्स, बायर्स एंड एमएसएमईज अक्रॉस द इंडिया। वही जो मैंने आपको बताया। अब इसकी जरूरत क्या? ओवर 12 मिलियन सेलर्स, ठीक है, लगभग 1 करोड़ और क्या कहते हैं 20 लाख सेलर्स इन इंडिया रिलाई ऑन सेलिंग एंड रीसेलिंग, बट ओनली 0.125% यूज्ड ई कॉमर्स, ठीक है। की इन्वेस्टर्स हैं ये सब है। इसमें ओएनडीसी आपने जान लिया क्या है। की कंपोनेंट क्या है? डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। ओएनडीसी डजंट ओन और ऑपरेट ई कॉमर्स सर्विसेज अनलाइक ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म, इट एक्ट्स एंड एज एन एनेबलर फॉर इंटरकनेक्टिविटी। समझ गए? ओएनडीसी कोई सामान नहीं बेच रहा जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट बेचता, लेकिन बस ये इंटरकनेक्टिविटी के लिए एक प्लेटफॉर्म है ओएनडीसी। इसका आप देखिए क्या है, मतलब ओएनजीसी के 3 साल हो गए हैं, इसीलिए मेनली यहाँ पे ये बात कर रहे थे कंज्यूमर कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो ये कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं जो कि इस कोई मतलब का नहीं है। आगे आगे देखते हैं। यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री राइट्स टू गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश टू इम्प्लीमेंट फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है। फॉरेस्ट राइट 2006 अब क्या है कि एक एलिगेशन लगा था, वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट का एलिगेशन था कि फॉरेस्ट राइट जो कम्युनिटीज, मतलब फॉरेस्ट राइट का वायलेशन हुआ है कम्युनिटीज का, जो कहाँ पे, जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की जो वहाँ पे जो रहते हैं लोकल्स, जनजातियां जो रहती हैं, उनको ये जो अधिकार है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो मिले हुए 2006 के तहत, वो इनको नहीं मिल रहा है, इसी का वायलेशन था। तो बोला गया कि आप इसको सही से इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में बता दूं, इट वाज पास इन पार्लियामेंट एज एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स। देखिए हाँ, ये एसटी और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये एससी के लिए नहीं है, जनरल ओबीसी एससी के लिए नहीं है, ये सिर्फ एसटी और जो वहाँ के ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स जो कि किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं लेकिन वहीं पर लोकल रह रहे हैं उनके लिए है। रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इनके? टू रिकॉग्नाइज एंड वेस्ट द फॉरेस्ट राइट, मतलब उनको पहली बात हम पहचानेंगे कि हाँ यही है, यही लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, तो उनको कुछ अधिकार देंगे कि आप यहाँ यहाँ जो जंगल कैसे काट रहे हैं, जो या फिर जो कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने परंपराओं के अनुसार कर सकते हैं। तो ये जो जो अधिकार हैं एफआरए के तहत, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी है और कुछ कम्युनिटी लेवल पे भी है, ठीक है। मतलब कम्युनिटी लेवल पे कैसे होगा, जो वाटर बॉडीज है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप, ये सब चीजें। अब जैसे पीवीटी, पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये भी हैं, इनके जो हैबिटेट राइट्स हैं, जो इनके रहने का अधिकार वहाँ पे, मतलब एज ए कम्युनिटी है। इंडिविजुअल कैसे है? राइट टू सेल्फ कल्टिवेट एंड हैबिटेशन, मतलब खुद से खेती होती कैसे करेंगे ये लोग, बस यही चीज़ है इसमें इंपॉर्टेंट, बस इतना ही है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बाद बता दो, ये सागर जिला दामोह और नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का है, उसी को सब मिला के दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये। इट कवर्स द एरियाज ऑफ नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी मिला के बना है, ठीक है। और इसमें जो बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें रोल ऑफ ग्राम सभा की बात करता है। ग्राम सभा हैज अथॉरिटी टू इनिशिएट अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो यूपीएससी ने जो पुराने क्वेश्चन पूछे हैं, तो क्या पूछे हैं, कौन सी मंत्रालय फॉरेस्ट राइट देती, जो फॉरेस्ट की राइट्स हैं तो किस मंत्रालय द्वारा जनजातियों को दिए जाते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है। और जो ये प्रोसेस है देने का, ये किस कौन शुरू करता है, तो ये ग्राम सभा के स्तर पे होता है, ये इंपॉर्टेंट इसमें आता है, ठीक है। ग्लोबल वाटर कंजोटोरियम, ग्लोबल वाटर मॉनिटर कंजोटोरियम जो है, वो ग्लोबल वाटर मॉनिटर 2024 का समरी रिपोर्ट इससे जारी किया है, कुछ यहाँ बताएगा वाटर का स्टेटस, ठीक है। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर साइकिल आपको पता है, पानी बरस रहा है पहाड़ों पे, फिर नीचे आया समुद्र में गया, धूप की गर्मी से भाप बना, फिर बादल बना, फिर आया पानी बरसा, तो इसको एक वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। वाटर साइकिल इज मूवमेंट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फेजेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस within the earth and atmosphere. Liquid water evaporates into the water vapor, condenses to form clouds, precipitates back to earth in the form of rain and snow. यही है वाटर साइकिल की फाइंडिंग्स क्या हैं। इन 2024 वाटर रिलेटेड डिजास्टर जो जो हुए हैं, पानी से संबंधित जो आपदा आई हैं,
वो लगभग 8,700 लोगों की मौत का कारण बना है। तो ठीक है, लगभग 8,500 लोगों की मौत का कारण बना है। वाटर जो जो आपदा है, ये जो पानी से जल से रिलेटेड जो आपदा है, और ये लगभग 40 लाख, सॉरी 4 करोड़ कहेंगे, 40 लाख गलत बोल दिया मैंने, 4 करोड़ लोगों को विस्थापित किया है, डिस्प्लेस किया है। और इसने लगभग 550, देख लीजिए, $550 का नुकसान किया है, पैसे का। जो लेक्स एंड रिजर्वायर वाटर, जो पानी स्टोरेज है, जो लेक्स में आपके जो रिजर्वायर में है, वो लगातार 5वीं साल तक भी घटे हैं, डिक्लाइन हुए हैं। सॉइल वाटर जो है showed strong regional contrast with the extreme dryness in साउथ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका एंड वेट कंडीशंस। तो अब इसमें मेनली जो आपको मैंने बता दिया कि वाटर साइकिल है क्या, ये वाटर साइकिल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है वो बात कर रहा है। आइए मेन चीज देखते हैं, इम्पैक्ट क्या कर रहा है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर साइकिल इंटेंसिफिकेशन। जो सीसी यानी क्लाइमेट चेंज हैज इंटेंसिफाइड वाटर साइकिल बाई 7.4%। ओके, सीवियर स्टॉर्म्स, वार्मर एयर कैन होल्ड, जो गर्म पानी होता है, ये लगभग 7% मोर मॉइस्चर फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब 1 डिग्री टेम्परेचर अगर राइज हो रहा है तो इसमें लगभग लगभग 7% से ज़्यादा मॉइस्चर उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। इंक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी। मैं आपको एक बार और बता दूं, मान लीजिए आपसे नॉर्मली कोई सवाल पूछे कि गर्म हवा ऊपर जल्दी जाएगी या ठंडी हवा ऊपर जाएगी, तो नॉर्मली लोग क्या बोलेंगे कि जो गर्म हवा है ये भारी है, कोल्ड एयर थोड़ी भारी है इसलिए जल्दी नहीं, एक गर्म हवा हल्की में है, इसके प्रेशर लो रहेगा गर्म हवा का, इसलिए ऊपर जल्दी जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, गर्म हवा पानी ज्यादा होल्ड करती है बजाय ठंडे हवा के, इसलिए ऊपर जाने के लिए ठंडा हवा जल्दी जाएगा बजाय गर्म हवा के। ठीक है, सूखा, टेम्परेचर राइजेस कॉजेज मोर इवापोरेशन, ड्राइंग आउट सॉइल्स, इंक्रीजिंग ड्रॉट रिस्क। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉइस्चर का लेवल और कम होगा जमीन पे, क्योंकि इवेपोरेट होकर जल्दी से ऊपर चला गया, पानी बादल बन गया, लेकिन सूखा पड़ रहा है। ठीक है, और क्योंकि जहां से गया पानी वहीं तो पानी बरसता भी नहीं, ये भी बात है, कहीं और जाकर दूर बरस रहा है। एक्सट्रीमली ड्राई मंथ्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन इन रिसेंट डिकेड्स। सी लेवल राइज हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस, जो कि सी लेवल को राइज को बढ़ा रही है और जो कि ओशन एसिडिफिकेशन में मदद कर रही है। ये देखिए वाटर साइकिल को देखिए आप कैसे, ठीक है, कंडेंस हो रहा है, पानी बरसा, ऐसे पानी गया, तो समुद्र में फिर पानी बरसा, सॉरी इवेपोरेशन हुआ धूप की वजह से, फिर यही वाटर साइकिल है। ठीक है, आर्मी लॉन्चेस मिशन टू रेस्क्यू माइनर्स ट्रैप्ड इन कोल माइंस इन असम। एक कहानी घटी थी कि जो कोल माइनर से ट्रैप हो गए, तो 9 वर्कर्स ट्रैप हुए थे रेड होल कोल माइन इन उमरा का दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, असम में, जो कि मेघालय के बॉर्डर में। रेड होल माइनिंग की बात कर रहे हैं। रेड होल माइनिंग होता क्या, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये बड़ी सी पूरा एकदम पहाड़ टाइप का है, दीवार टाइप का है, आप इसी को खोद, पहले क्या होता है, मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, इसी को आप खन खन के ऐसे, तो ये पहले ऐसे है, अभी पहाड़ ऐसे हो जाएगा, ऐसे कम पहाड़ कम छोटे होते जाते हैं ना, लेकिन आपको कोयला चाहिए होता है, तो आप रेड होल माइनिंग कराते हो बच्चों से, ठीक है, जो कि नहीं कराना चाहिए। उसे होता क्या है, मान लीजिए ये ऐसे पहाड़, ऐसे दीवार, ठीक है, ये पूरा ऐसे दीवार है, मैं वो मान कलर कर दूँ, एक सेकंड बता रहा हूँ, कुछ छोटा सा समझा दे रहा हूँ रेड होल माइनिंग होता क्या है। खैर आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता बस उनके लिए, ये सब दीवार है, कोयले का है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ छोटा सा, यहाँ ऐसे होल बनाएंगे उस दीवार में, वहाँ यहाँ से आप जाने की कोशिश करेंगे, मतलब एक आदमी भर के जाएगा, वो अंदर जाएगा, खूब डीप में जाएगा, फिर वहां से वो कोयला निकाल निकाल के, कोयला निकाल निकाल के वो वापस लाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब पानी भर जाता है, जब पानी खूब भर जाता है, ठीक है, यहाँ अंदर पानी चला गया, अब पानी का लेवल, हाँ जी, ये पानी भर रहा है, ठीक है, पानी का लेवल यहाँ ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे छोटा होता चला गया। अब अंदर लोग मजदूर फंस गए अंदर जाके, अब इन्हीं को निकाला जाएगा, ठीक है,
तो यही रेड होल माइनर्स होते हैं जिनको मना किया जाता है वैसा ना करिए, बच्चों का इस्तेमाल ना कीजिए आप। लेकिन ये लोग मानते बाज नहीं आते हैं, ये लोग करते हैं। माइनिंग मैकेनिज्म, रेड होल माइनिंग इन्वॉल्व डिगिंग नैरो टनल्स यूजिंग 3 to 4 feet हाई, वेयर वर्कर्स ऑफन चिल्ड्रेन, देखो बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, एंटर एंड एक्सट्रैक्ट कोल। द हॉरिजॉन्टल टनल्स आर ऑफन टर्म्ड एज रैट होल, क्योंकि आपको पता चूहा कैसे जाता है अंदर। चूहा खोद के, जो जैसे पहाड़ कैसे कहते हैं कि कोई भी चीज है तो चूहा खोद के जाता है, उसी इसे रैट होल्स उसी को कहते हैं। लगता है कि कोई चूहा गया हुआ, नहीं देखते आप किसी दीवार में छेद कर देते हैं वो लोग। एज ई जस्ट अबाउट फिट्स वन पर्सन, जबकि वो जो खोल होता है ना वो सिर्फ एक ही पर्सन के लिए होता है, मतलब दो लोग एक साथ नहीं अंदर जा सकते हैं। इट इज मोस्टली प्रैक्टिस इन मेघालय। रीजन ऑफ प्रिविलेंस, क्यों ऐसा क्या कारण है कि जो इतना होता है वहां पे? नेचुरल फैक्टर है, क्या है? थिन कोल सीम्स मेक रेड होल माइनिंग मोर इकोनॉमिकल देन ओपन कास्ट मेथड। ठीक है, जो जो काफी थिन होता है इसलिए आप आराम से उसको क्या कहते हैं खोद के, ज्यादा इकोनॉमिकल होता है बजाय ओपन कास्ट, मतलब आप फोड़े पहाड़ जैसे तोड़े बनाए खोदे तो काफी वो कठिन होता है। डिफिकल्ट ट्रेन हाई, वहाँ का जो टेरेन है वो भी दिक्कत होता है, और हाई कॉस्ट डिस्करेज करता है कि आप ड्रिलिंग, एडवांस ड्रिलिंग करें, मतलब बड़े बड़े मशीनों को मंगाने में दिक्कत होती है। गवर्नेंस इश्यूज क्या है? सिक्स शेड्यूल के जो सिक्स जो शेड्यूल होता है ये प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल्स राइट ओवर लैंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो लैंड ओनर होते हैं, जो वो ओनर मालिक होते हैं मिनरल्स, जो उनके जमीन के नीचे जो मिनरल्स, वहाँ के जो लैंड ओनर होता है उसी मिनरल्स के मालिक होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 है, ये वहां पे अप्लाई नहीं होता है। लीगल स्टेटस का देखते हैं, 2004 में एनजीटी ने बैन किया है किसको? रेड होल माइनिंग को, मेघालय में। और कहा कि इट इज अनसाइंटिफिक एंड अनसेफ फॉर वर्कर्स। द बैन वाज अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेड होल माइनिंग, वाटर कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है इससे, कि वो बच्चों से काम कराया जाता है इससे ज़्यादातर। कांस्टेंट रिस्क ऑफ केविंग इन और फ्लडिंग, हेल्थ हजार्डस होगा, आपको पता है, ड्यू टू एमिशन ऑफ मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ईटीसी ईटीसी। यूएस वर्किंग टू रिमूव इंडियन एंटिटीज फ्रॉम इट्स एंटिटी लिस्ट टू स्ट्रेंथन न्यूक्लियर पार्टनरशिप। तो एक तरीके से यूएन एंटिटी लिस्ट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड ट्रेड इन आइटम्स दैट कुड सपोर्ट टेररिज्म, वेपन, मास डिस्ट्रक्शन programs. Removal of Indian entities from list could potentially revitalizing Indo-US nuclear cooperation agreement in 2008। एक इंडो यूएस न्यूक्लियर कोऑपरेशन हुआ था, एग्रीमेंट वो 2008 में हुआ था, और कुछ चीजों की वजह से ये रुक गया था। तो उसी को दोबारा ये लोग अमेरिका वाले डीलिस्ट कर रहे हैं भारत को, बोल रहे हैं कि आप न्यूक्लियर चीजों का सही से इस्तेमाल कर सकते हो आप। बैकग्राउंड में इस जगह 1, 2, 3 एग्रीमेंट हुआ था। 1, 2, 3 एग्रीमेंट बहुत फेमस है, क्योंकि सेक्शन 1, 2, 3 यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 के तहत ये इंट्रोड्यूस किया गया था, कब? 2005 में। कौन सा? ये जो 123 एग्रीमेंट। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो देश एनजीटी का सदस्य नहीं, एनर्जी के सदस्य नहीं है, उनको यूएस रिवायत देगा कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम कर सकते हो जो एनर्जी के पर्पज से। इट एंडेड 30 years यूएस बैन ऑन न्यूक्लियर ट्रेड विथ इंडिया imposed after nuclear weapons test and subsequent sanctions। ठीक है, cooperation for India's program enable US businesses to sell nuclear fuel technology and reactors to India। India's commitment, India agreed to expand international safeguards as adhere to international nuclear and missile exports of guideline। तो ये सब नई नई चीजें लिखी हुई हैं। क्यों ऐसा किया गया? भारत को क्यों इतनी छूट दे दी गई? क्योंकि पता है इंडिया स्ट्रांग नॉन पॉलिफरेशन रिकॉर्ड रहा है, मतलब कि जो इसका सामान है भारत का, नॉन स्टेट एक्टर या किसी को भी लीगली देने या बेचने का काम नहीं किया भारत ने। इट्स हिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वॉलंटरी सेफगार्ड, मतलब खुद से ही ये कदम उठाती है सेफगार्ड में, इसलिए encourage India to accept international safeguard on the previously unexpected facilities। ठीक है, क्योंकि पहले, अब इंटरनेशनल सेफगार्ड पहले भारत ने, इंटरनेशनल सेफगार्ड में भारत ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो कि पहले बोला था कि नहीं,
हम क्या कहते हैं, कुछ फैसिलिटीज ऐसी थी जो भारत ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में इसको अलाउ किया। तो ये सब चीजें इसमें है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने बस आपको इतना जानना था कि 1 to 3 एग्रीमेंट है क्या। 1 to 3 एग्रीमेंट, इसमें मेनली यही न्यूज है इसमें। ठीक है। MTC, देखिए MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एंड वासेनार अरेंजमेंट, इन तीनों को आप जो है नोट करके, याद कर नोट करके, आप गूगल करके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये क्या कहते हैं, रिजिम है। ठीक है। एक एनर्जी होता, चार होते हैं, एनर्जी नेशनल न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, एनर्जी, MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एंड वासेनार अरेंजमेंट। ठीक है। इंडिया 2010, जो 2010 में सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट आया था, दैट that ensures recompensation for nuclear disaster victims, created tension with US and suppliers। मेनली वही था कि इसमें प्रॉब्लम ये थी ना कि जो 2001 to 3 एग्रीमेंट में ये प्रॉब्लम थी कि अमेरिका जो यहाँ पे जो न्यूक्लियर सप्लाई करेगा, या फिर जो भी यहाँ पे उसका इस्तेमाल करेगा, तो उसका सब मतलब कि मान लीजिए किसी की दिक्कत होती है, तो उसका मेन वो कौन रहेगा, मतलब लाइबल कौन रहेगा जो पे करने के लिए, क्या मतलब कि जो मुआवजा पे करने के लिए कौन रहेगा, तो कोई तैयार नहीं था। अमेरिका वाले बोलते हम नहीं देंगे, तुम देना। तो ये रिफ्ट क्रिएट था। ठीक है। आल्सो इन न्यूज देखते हैं, संत नरहरि तीर्थ, ये कौन है? संत नरहरि तीर्थ जो है माधवाचार्य के शिष्य हैं। माधवाचार्य कौन थे? कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया था। द्वैत वेदांता के जो फिलोसफर हैं, मतलब क्या, ब्रह्मा और हम आत्मा दोनों अलग चीज है, दोनों दोनों एंटिटी एकदम अलग है। उन्हीं के ये चेले हैं। ठीक है। और इनका एक मूर्ति डिस्कवर हुआ कहाँ पे, सीमाचलम टेम्पल, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। और इनके बारे में आपको एक बार बता दूं, 13वीं शताब्दी के स्कॉलर यानी विद्वान थे, जिनकी पैदाइश आंध्र प्रदेश में हुआ था, कहाँ पे, श्रीकाकुलम। ठीक है। उन्होंने यक्षगान और बयालू आटा, एक बयालू आटा क्या है, एक ओपन थिएटर ड्रामा है जो कि वैष्णवी भक्ति मूवमेंट से संबंधित है। इन्होंने किसने इंट्रोड्यूस किया था? इन्होंने ही। ही वॉज कंसेक्रेटेड नियर द रॉक एडजेसेंट टू चरक तीर्थ, कहाँ पे, हम्पी में, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा। टाइडल टेल क्या है, मैं आपको टाइडल टेल बताता हूँ। मान लीजिए ये दो गैलेक्सी है, एक ये गैलेक्सी है, ठीक है, ये गैलेक्सी है, एक ये गैलेक्सी है। ये दोनों अलग अलग गैलेक्सी है, लेकिन जब ये दोनों एक पास से गुजरेंगे या जाएंगे, तो इन दोनों में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, तो खींचने की वजह से इनका कुछ एक पूछ टाइप का, मतलब इनका कुछ इलाका, इसका कुछ इलाका इसके तरफ भागेगा, इसका कुछ इलाका इसकी तरफ भागेगा, तो एक पूछ टाइप का बनता है, तो कुछ ये ऐसे बनते हैं। ठीक है। तो ये जो टेल है, इसका नाम रखा गया है, देखिए, अ नेसेंट गैलेक्सी वाज डिस्कवर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एंड ऑफ द टाइडल टेल ऑफ NGC 3785 गैलेक्सी का नाम। ठीक है। NGC 3785 गैलेक्सी इज नोन टू द possess द लॉन्गेस्ट टाइडल टेल डिस्कवर्ड सो फार। तो सबसे लंबा लॉन्गेस्ट टाइडल टाइडल टेल आप समझ गए क्या है? यही है। It is formed due to gravitational force, tidal force, when two galaxies interact closely, essentially pulling material away from each other during a close encounter or merger process, जो मैंने आपको बताया। A seemingly longer than average tidal tail consists of a stream of stars and gas। मैंने जो आ रहा है यहाँ पे स्टार्स और गैस हैं। ठीक है। ऐसे हो जाते हैं ये लोग, पहले ऐसे थे, जो दूर दूर से, बाद में ये ऐसे ऐसे हो जाते हैं। Tidal test offers a glimpse of how galaxy like ultra diffuse ones with very slow surface brightness come into being। मतलब कुल मिला के आपको ये समझ में आता है, कुल मिला के यूनिवर्स को जानना कैसे बना, इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे। ब्रिक्स देशों की बात करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बस आपको इतना जान लीजिए कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का नया सदस्य बना है। ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी कहाँ पर, साउथ एशिया की। ब्रिक जो शब्द था, ब्रिक, इसने ब्रिक से बोला था, ब्रिक मतलब ईटा होता ना। जिम ओनील, ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने 2001 में टर्म कॉइन किया था ब्रिक। ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। जो ब्रिक्स सदस्य ग्रुप है, ये 2008 में बना था, कब, 2009 में बना था, सॉरी 2009 में बना था। और साउथ अफ्रीका इसको 2010 में ज्वाइन कर लेता है, तो उसके बाद से इसको ब्रिक्स कहा जाता है। ठीक है।
इसमें अब और भी देश जुड़ चुके हैं, जैसे इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया भी इसमें ज्वाइन हो चुके हैं, और अब इंडोनेशिया भी हो चुका है, लेकिन इसको अभी भी ब्रिक्स ही कहा जाएगा। ठीक है। क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट, देखिए आपको पता है इसरो ने PSLC-60 में ऊपर जो है क्या कहते हैं, इन्होंने काउपी जो है, मतलब जो लोबिया जानते हो, बोड़ा, लोबिया की सब्जी आप खाते होंगे, बोड़ा, ठीक है, उसका एक इन्होंने उसको अंकुरित किया है मेनली। ठीक है, स्प्राउट उसका निकाला है, अंकुरित किया है। एक्सपेरिमेंट स्प्राउटेड लीव्स इन स्पेस विद इन 4 दिन, 4 दिन के अंदर किया। इट वॉज इसरोज फर्स्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन स्पेस एंड पार्ट ऑफ क्रॉप्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल एंड ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। ठीक है, तो ये इसरो का क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट है। इट इज एन ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म डिजाइन टू कल्टिवेट एंड सस्टेन प्लांट लाइफ इन माइक्रो ग्रेविटी। तो देखिए ग्रेविटी तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा, जीरो ग्रेविटी तो रही नहीं होगी, तो माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में कैसे आप कुछ उगा सकते हैं। ठीक है, मात्र उसी का एक एक्सपेरिमेंट था। इस किसके द्वारा डेवलप किया गया था, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा। ठीक है। सेलेक्टिव साइलेंसिंग क्या होता है? रिसर्चर एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी हैव रिवील्ड इम्पैक्ट ऑफ सेलेक्टिव साइलेंसिंग ऑन डिसीज आउटकम्स। ठीक है, मतलब बीमारियों, कैसे बीमारियां होती हैं उसके बारे में बताता है। सेलेक्टिव साइलेंसिंग होता क्या है, मान लीजिए बच्चे के लिए क्या होता है, एक माँ का जीन है, ये बाप का जीन है। ठीक है, तो ये मान लीजिए, ये देखिए, ये बाप का जीन, मतलब ये बाप का जीन में ये आँख है, ये कान है, ये नाक है। माँ से, माँ का क्या क्या है, मान लीजिए ये भी आँख है, नाक है, कान है। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, बाप का आँख लिया लेकिन माँ का कान लिया, फिर इसका नाक ले लिया लेकिन इसका सिर्फ एक ही लिया, क्या सिर्फ माँ का सिर्फ कान लिया है, बाकी आँख और नाक किसका लिया है, बाप का लिया है। तो इसने जीन सेलेक्टिव साइलेंसिंग किया, किसका, इसका, इसका कुछ ना लेके, ठीक है, इसका 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 कुछ नहीं लिया, तो यहाँ पे सेलेक्टिव साइलेंसिंग किया गया। ठीक है, every cell in the body except sperm and eggs contain 2 copies of each gene, one inherited from each parent. However, certain cells can exhibit a bias, selectively inactivating one parent's copy of a gene, जिसको selective silencing कहा जाता है। Silencing means blocking a specific gene messages। ठीक है, मैसेज क्या मतलब, आपका ऐसा नाक ऐसा कान हो, तो बाप का नाक ले दिया, माँ का कान ले दिया, इस तरह नहीं कहते कि जिसे ये मत नहीं कहते आप, बच्चे का जो माथा है ये उनकी तरह मिलता है, इतना जो दांत है, मुंह है, इनकी तरह मिलता है, तो क्यों, ये ऐसे ही होता है। दिस सेलेक्टिव साइलेंसिंग कुड बी द रीजन व्हाई सम इंडिविजुअल्स कैरिंग जीन्स लिंक्ड टू डिजीज, जो डिजीज है रिमेन सिम्टम्स फ्री होता है। बीमारी तो है लेकिन आपको सिम्टम्स दिखते नहीं, इसकी वजह से। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन मूवमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो फॉरेनर शुड नॉट अलाउड टू लीव इंडिया इफ ही और सी इज रिक्वायर्ड टू आंसर क्रिमिनल चार्जेस। ठीक है, तो ये किसके तहत है, फॉरेनर एक्ट 1946 एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू रेगुलेट द एंट्री, डिपार्चर एंड प्रेजेंस ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया, इंक्लूडिंग इशूइंग ऑर्डर्स फॉर देयर अरेस्ट, डिटेंशन और कंफाइनमेंट। ठीक है, फॉरेनर्स ऑर्डर 1948 का कहता है अपॉइंटिंग सिविल अथॉरिटीज एंड रेगुलेट द डिपार्चर ऑफ फॉरेनर्स फ्रॉम इंडिया। तो ये जो ऑर्डर है 1948 एक सिविल अथॉरिटी को अपॉइंट करने के लिए बात करता है। ठीक है, जो कि ये जो एक्ट में कहा गया इसी को ध्यान से काम कर सके। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील लॉन्च द सेकेंड राउंड ऑफ PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर स्पेसिफिक स्टील टर्म यानी PLI स्कीम 1.1। देखिए PLI स्कीम है क्या, मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपने ये बोल दिया कि हम 5% में टैक्स छूट देंगे, PLI के तहत 5% छूट देंगे, तो इसका क्या मतलब है। मान लीजिए आज आपने इस साल 100 रुपये का काम किया था, ठीक है, अगली साल इन्होंने क्या किया, 150 रुपये का काम किया। ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपये है ना, अच्छा, 150 रुपये का काम किया इसने, अब आप क्या करोगे, 10% मान लीजिए टैक्स देना आपको, तो 15 रुपये टैक्स दोगे ना कंप्लीट का। लेकिन ये इसका जो 50 रुपया, ये इस शुरू का जो 50 रुपया है, इस पे ये 5% छोड़ देंगे। ठीक है, 5% छोड़ देंगे, मतलब 2.5 रुपया माफ कर देंगे इस शुरू का, 2.5 रुपया माफ कर देंगे, तो आपको ओवरऑल कितना देना पड़ेगा, 12.5 रुपया। तो जो एक्स्ट्रा आप प्रोड्यूस करते हो उसमें इंसेंटिव मिलता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, तो आप वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हो उसमें आपको छूट मिलती है।
इसमें, उसी को कहते हैं पीएलआई। तो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ जो स्टील है उस पर इन्होंने पीएलआई की स्कीम लॉन्च किया है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन होगा 2025-26 से 2029-30 तक, यानी आने वाले 5 साल तक इसका होगा। ऑर्गेनिक फिशरीज की बात करते हैं, क्लस्टर लेवल में बनाने की काम किया जा रहा है। यूनियन मिनिस्ट्री जो मत्स्य मत्स्य कहा जाता है, देखिए बोल दो, मत्स्य मत्स्य मंत्रालय जो है लॉन्च किया क्या, इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। क्लस्टर लेवल पे ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहाँ पे, सिक्किम में। इट एम्स टू डेवलप ऑफ ऑर्गेनिक फिशरीज एक्वाकल्चर इन सिक्किम अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। PMMSY एम्स टू ब्रिंग अबाउट ब्लू रिवोल्यूशन की बात करता है थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन इंडिया, adoption of cluster based approach to enhance competitiveness of fisheries sector, facilitate economies of scale, generate higher income। आप समझ गए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाने की बात कह रहा है ये। बनिहाल पास, मैंने ये बनिहाल पास एक बाईपास बन गया है, बस उसी के बारे में बता रहा है। इससे भी इसका फैक्ट जान लीजिए, सिर्फ 2.35 किलोमीटर ही लॉन्ग है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, नेशनल हाईवे जो 44 है, ये भारत का सबसे बड़ा हाईवे है, जिसको ओल्ड NH7 भी कहा जाता है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। ये 37,045 किलोमीटर का है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आता है, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर ये खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।